हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं अपठित अनुच्छेद या अपठित गद्यांश कैसे हल करें, इन्हें कैसे हल किया जाता है। जैसे कि टेट, यूपी टेट, सी टेट इत्यादि इसी तरह की अनेक वनडे एग्ज़ाम में, जैसे कि आपके बीएड हो गया, अनेक वनडे एग्ज़ाम में इस प्रकार से अपठित अनुच्छेद या अपठित गद्यांश पूछे जाते हैं। तो इन्हें कैसे हल करें, एक उदाहरण के साथ हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे और वीडियो के अंत तक आपको भी लगेगा कि हाँ, हम अच्छी तरीके से अब इसे हल कर पाएंगे। हमारे सारे क्वेश्चन यहाँ से हल हो जाएंगे, हम उसको अच्छे से कर पाएंगे। अगर इसको आप अच्छे से समझ पाएंगे तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप इससे जुड़े हुए क्वेश्चन को अच्छे से हल कर सकेंगे। आइए देखते हैं। तो देखिए, कुछ ध्यान देने योग्य बातें, यानी अपठित अनुच्छेद या अपठित गद्यांश को हल करने से पहले कुछ ध्यान देने योग्य बातें आपको यहाँ पर देखनी है। पहली बात क्या है, गद्यांश को अच्छी तरह से समझने के लिए कम से कम उसे 2 या 3 बार अवश्य पढ़ें। 2 या 3 बार अवश्य पढ़ें अच्छे तरीके से। दूसरी बात क्या है, गद्यांश में सारांश तथा उसका शीर्षक अवश्य ही पूछा जाता है। तो इसके लिए आपको पहली बात पे बहुत ज़ोर से ध्यान देना रहेगा। यानी 2-3 बार में नहीं हो तो चौथी बार भी आप इसको पढ़ सकते हैं, अगर आपके समझ में अच्छी तरीके से नहीं आ पा रहा है तो। तीसरी बात क्या है, सारांश लिखने के लिए गद्यांश का कोई मूल भाव छूटना नहीं चाहिए। देखिए, आपको अपठित गद्यांश में सबसे पहला क्वेश्चन उससे पूछा जाएगा, सारांश लिखना होगा, और दूसरा क्वेश्चन उसका शीर्षक लिखना होगा। तो सारांश लिखते समय कोई भी गद्यांश जो है, वो अपठित गद्यांश का कोई भी मूल भाव आपसे छूटना नहीं चाहिए। सारांश में भाषा का प्रयोग स्वयं का होना चाहिए। गद्यांश की भाषा का प्रयोग कदापि ना करें। ओके। सारांश को मूल गद्यांश का 1/3, यानी अगर 100 शब्दों का गद्यांश है तो सारांश जो है 30 से 35 शब्दों का रहना चाहिए। ओके। सारांश में अपनी तरफ से कोई बात नहीं जोड़नी चाहिए, या किसी की कही हुई पंक्तियाँ नहीं जोड़नी है, अपनी तरफ से कोई बात नहीं जोड़नी है, कोई अपनी तरफ से घटना शेयर नहीं करनी है, कोई उदाहरण नहीं देना है आपको। तो इस तरह से ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ओके। अगली बात है, गद्यांश का शीर्षक गद्यांश के प्रारंभिक व अंतिम पंक्तियों में होता है, जो गद्यांश के मुख्य भाव को प्रकट करता है। ओके। अगली बात क्या है, शीर्षक की लंबाई जो है वो 5 शब्दों से अधिक ना रहे, ऐसी आपको कोशिश करनी है। ठीक है। तो गद्यांश हल करते समय आपको इन सारी बातों को अपने मन में बसा लेना है, और उसके बाद आपको प्रश्न का जो भी आपका क्वेश्चन पेपर में गद्यांश दिया है उसको हल करना है। तो हल करने के लिए पहला उदाहरण क्या है, देखिए, एक उदाहरण है, स्वस्थ जीवन के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ साथ सामाजिक स्वच्छता का ज्ञान भी अत्यंत आवश्यक है। सामाजिक स्वच्छता से तात्पर्य आस पड़ोस की स्वच्छता से है। सामाजिक स्वच्छता के प्रति जागरूकता के अभाव में लोग इधर उधर कूड़ा कचरा फेंकते हैं तथा खुले में शौच करते हैं। इस कारण वातावरण में अनेक प्रकार के रोगाणु उत्पन्न हो जाते हैं। यह हमारा दायित्व है कि हम अपने परिवेश को साफ सुथरा रखें। यदि कोई व्यक्ति वातावरण को दूषित करता है तो उसे जागरूक करना भी हमारा परम कर्तव्य है। अब ये तो रहा अपठित गद्यांश। ठीक है। अब इसके 2 क्वेश्चन दिए हैं, इसको हल करना है। पहला, उपयुक्त गद्य खंड का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। दूसरा, इस गद्य खंड का सारांश लिखिए। तो देखिए, शीर्षक जैसा कि बताया है कि शुरुआत की पंक्तियों में और अंतिम पंक्तियों में हो सकता है। तो देखिए, शुरुआत की पंक्तियों में देखिए, व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ साथ सामाजिक स्वच्छता पर जोर दिया जा रहा है, और पूरे पैराग्राफ में सामाजिक स्वच्छता के विषय में ही मूल भाव समझ में आ रहा है। तो इसका जो शीर्षक हो जाएगा वो हो जाएगा सामाजिक स्वच्छता। क्या हो जाएगा? सामाजिक स्वच्छता। उसके बाद
दूसरा क्वेश्चन है, इस गद्य खंड का सारांश लिखिए। ठीक है, इसे 2 बार पढ़ के अच्छे तरीके से इसके मूल भाव को समझना है और फिर हमको 1/3 सारांश इसका लिखना है। देखिए इसका सारांश क्या होगा। स्वस्थ जीवन के लिए व्यक्तिगत व सामाजिक स्वच्छता दोनों आवश्यक हैं। आस पड़ोस की स्वच्छता सामाजिक स्वच्छता है, जिसके अभाव में लोग इधर उधर गंदगी करके रोगाणुओं को न्योता देते हैं। तो ये था सारांश।